हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे चिकन नेक नहीं अब राइनो नेक बनाएगा अपना भारत। चीन पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की बहुत बड़ी तैयारी की बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे। साथ ही पाकिस्तान की राह पर चला बांग्लादेश पासपोर्ट पर छापेगा। इजराइल को लेकर वही चीज जो पाकिस्तान आज तक छापता आया है दोस्तों, वही बंग बंधु को भी हटाएगा पासपोर्ट पर से। बताएंगे आखिर क्यों ऐसा फैसला लेने जा रहा है इजराइल को लेकर बांग्लादेश। वहीं आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुआ ब्रिक्स, भारत ने उठाया सीमा पार आतंक का मुद्दा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महाबैठक में क्या निकला निष्कर्ष, मंत्रियों के साथ 4 घंटे तक चली बातचीत। बताएंगे किन मुद्दों पर हुई बात दोस्तों। तो वहीं क्या सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने फॉलो किया है। बताएंगे पड़ोसी मुल्क से कितने % फॉलोअर्स हैं दोस्तों। बताएंगे कॉकरोच जनता पार्टी को बीजेपी नेता ने पाकिस्तानी जनता पार्टी बता डाला। कह दिया कॉकरोच जनता पार्टी के आधे से ज्यादा फॉलोअर्स पाकिस्तानी, साथ में शेयर किया बीजेपी ने डेटा। यह खबर हर किसी को चौंका रहा है दोस्तों। सबसे पहले आपको बताएंगे विस्तार से आखिर क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी। तो वहीं आप भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी खबर दोस्तों, डीजल को लेकर सरकार ने दे दी बहुत अच्छी जानकारी। सुनकर आप भी हो जाएंगे खुश। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों का खात्मा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के नक्शे की सबसे सेंसिटिव जगह सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर रक्षा गलियारों में एक नया और बेहद आक्रामक नैरेटिव शुरू हो चुका है दोस्तों। अब तक जिसे दुनिया चिकन नेक कहा करती थी या चिकन नेक कहती आई है, उसे भारत अब राइनो नेक वाली ढाल में बदलने की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। भारत इस पूरे इलाके में इस समय युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, जिसकी खबर लगते ही चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं दोस्तों। अब इस चौक पॉइंट पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इसे गैंडे के सींग जैसी ताकत और अभेद मजबूती देगा। इसके बाद भारत के इस हिस्से पर गंदी नजर रखने वाले दुश्मन सीधे घुटनों पर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ, जिसके बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास करीब 120 एकड़ जमीन सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार को सौंपने की मंजूरी दे दी, जो हम ये जानकारी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। लेकिन असली फिल्म तब स्टार्ट होता है दोस्तों। इस फैसले के बाद इस रणनीतिक चौक पॉइंट को अवैध किला बनाने का काम सुपर फास्ट स्पीड से शुरू हो चुका है, जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ा दिए। जी हाँ, मौका भी नहीं दिया सोचने विचारने का, सीधा पहले ही शॉट में छक्का मार दिया दोस्तों। भारत ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके में स्थित महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी एक बेहद संकरी जमीनी पट्टी है। ये पट्टी मैनलैंड भारत को उसके पूर्वोत्तर यानी कि 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा से जोड़ने वाली इकलौती जमीनी लाइफ लाइन है। इस संकरे रास्ते के एक तरफ नेपाल की सीमा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है और उत्तर में भूटान के पास चीन की रणनीतिक रूप से बेहद खतरनाक चुंबी घाटी है। युद्ध की स्थिति में चीन की हमेशा से यह चाल रही है कि वो इस 22 किलोमीटर के रास्ते को ब्लॉक करके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य देश से पूरी तरह काट दे। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि कमजोरी के प्रतीक चिकन के भरोसे देश की संप्रभुता की रक्षा नहीं की जा सकती। इसे असम के एक सींग वाले मजबूत गेंडे यानी राहिनो नेक में तब्दील करना समय की मांग है। पश्चिम बंगाल से मिली 120 एकड़ की नई जमीन के बाद भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय इस पूरे इलाके का कायाकल्प करने में जुट चुकी है। हाईवे का कंट्रोल केंद्र के पास पहले से ही मौजूद है। इस बेहद संवेदनशील इलाके के साथ प्रमुख नेशनल हाईवे का मैनेजमेंट अब सीधे केंद्र सरकार के हाथों में आ चुका है। इससे सेना के लिए भारी हथियार, टैंक और मिसाइलें सीमाओं तक पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा। वहीं चीन की आर्टिलरी और सैटेलाइट की नजरों से बचने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क और बंकर नुमा सुरंगें बनाई जा रही है, ताकि युद्ध के समय भी लॉजिस्टिक्स सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। 3 नए मिलिट्री गैरेसिन भी बनाए गए हैं। जी हां, भारतीय सेना ने इस चौक पॉइंट को चारों तरफ से सुरक्षित करने के लिए असम के धुबरी, बिहार के किशनगंज, पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में 3 नए फॉरवर्ड मिलिट्री स्टेशन बना दिए हैं। इस इलाके में भारत की इस भारी सैन्य किलेबंदी ने बीजिंग और इस्लामाबाद के नापाक मंसूबों
अरबों पर पानी फेर दिया है दोस्तों चीन की चाल। हर तरीके से अब भारत नाकाम करने में जुट चुका है चीन। साल 2017 के डोकलाम विवाद के समय से ही इस कॉरिडोर के करीब आने की ताक में था, लेकिन अब वहां राफेल स्क्वाड्रन, ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट और सेना की त्रिशक्ति कोर की परमानेंट तैनाती ने चीन की हर चाल को अब नाकाम कर दिया है। वहीं बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ISI जिस तरह से भारत की पूर्वी सीमा पर अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रही थी, भारत की इस सख्त घेराबंदी के बाद अब उस रूट से घुसपैठ या चिकन नेक को दहलाने का उनका सपना पूरे तरीके से चकनाचूर हो चुका है। अब इस रास्ते को ब्लॉक करना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि भारत की गर्दन अब मुर्गे की नहीं बल्कि पावरफुल राइनो की हो चुकी है। दोस्तों ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी थी आपको बताना कि कैसे अब जिसको चिकन नेक कहा जाता था वो अब राइनो नेक बन चुका है दोस्तों, जिसने चीन पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। भारत को भी पता था कि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है और इस क्षेत्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, और वही काम किया है भारत की मोदी सरकार ने। इस खबर पर, इस जानकारी पर, अपडेट पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और सामने लाइक का बटन है, अगर आप भी भारत को मजबूत होता हुआ देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। सामने लाइक का बटन नहीं प्रेस किया है तो अवश्य दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान की राह पर चला बांग्लादेश, पासपोर्ट पर छापेगा एक्सेप्ट इजराइल की शर्त, साथ में बंग बंधु को भी हटाएगा पासपोर्ट पर से। दोस्तों बता दे, बांग्लादेश के पासपोर्ट पर इजराइल को छोड़कर वाक्यांश की फिर वापसी होने वाली है। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेशी पासपोर्ट पर इस वाक्यांश को छापना बंद कर दिया गया था। हालांकि तब भी बांग्लादेशी पासपोर्ट के इजराइल में इस्तेमाल पर पाबंदी जारी थी। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के नेतृत्व वाली सरकार एक्सेप्ट इजराइल वाले वाक्यांश को फिर से शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा धन मंडी 32 बंगबंधु के मकबरे को पासपोर्ट से हटाया जा रहा है। बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी एक्सेप्ट इजराइल वाली शर्त छपी होती है। बांग्लादेशी मीडिया प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बांग्लादेश की विदेश नीति, जन भावना और फलस्तीन मुद्दे पर देश के लंबे समय से चले आ रहे रुख के अनुरूप चलना है। इससे पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान पिछले साल 7 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर इजराइल को छोड़कर यानी एक्सेप्ट इजराइल वाक्यांश को फिर से शामिल करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। हालांकि उस समय ये बदलाव सिर्फ राजनयिक पासपोर्ट में किए गए थे। इस साल फरवरी में हुए चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी जीत दर्ज की, जिसके बाद रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने इस साल अप्रैल में कई बैठकें भी की। इन बैठकों में पासपोर्ट में होने वाले बदलाव पर चर्चा की गई। बाद में बांग्लादेश की सरकार ने पासपोर्ट में बदलाव से संबंधित मंजूरी प्रदान कर दी। दोस्तों वहीं साथ में बंग बंधु से जुड़ी तस्वीरें भी हटाई जाएंगी। इसे देखकर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की राह पर चलता दिखाई दे रही है रहमान की सरकार। वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बाद अब शहबाज शरीफ भी जाएंगे चीन की यात्रा पर। 23 मई को बीजिंग पहुंचेंगे पाकिस्तानी PM। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 मई को चीन दौरे पर जाएंगे, इसकी पुष्टि चीनी विदेश मंत्रालय ने की है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन के दौरे पर रहने वाले हैं। शहबाज शरीफ का चीन दौरा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद होने वाला है। दोनों नेता इसी महीने चीन के दौरे पर पहुंचे थे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने शनिवार से मंगलवार तक होने वाली इस यात्रा के बारे में कहा कि चीन और पाकिस्तान के नेता द्विपक्षीय संबंधों और साझा चिंता के मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। इस्लामाबाद ने गुरुवार को इस यात्रा की तत्काल पुष्टि नहीं की। गुओ जियाकुन ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि शरीफ ली के न्योते पर आ रहे हैं। गुओ ने कहा कि शरीफ की यह यात्रा दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय आदान प्रदान होगी। वहीं बता दें, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुआ ब्रिक्स, भारत ने उठाया सीमा पार आतंक का मुद्दा। दोस्तों दिल्ली में आयोजित 11वीं वार्षिक ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप्स यानी CTWG बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त और एकजुट वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने जानकारी दी कि विदेश मंत्रालय में पश्चिम सचिव राजदूत CB जॉर्ज ने बैठक को संबोधित करते हुए सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत की गंभीर चिंताओं को प्रमुख
प्रमुखता से उठाया। अपने संबोधन में सीबी जॉर्ज ने कहा कि आतंकवाद किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चुनौती है। उन्होंने सभी देशों से आतंकवाद के हर स्वरूप और उसके नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की अपील की। भारत ने साफ कहा कि जो देश आतंकवादियों को शरण, समर्थन और संरक्षण देते हैं उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत लगातार सीमा पार आतंकवाद को लेकर वैश्विक मंचों पर आवाज उठा रहा है। बैठक में आतंकवाद के बदलते स्वरूप पर भी चिंता जताई गई। भारत ने कहा कि आतंकवादी संगठन अब नई और उभरती तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि फंडिंग के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं। कट्टरपंथ और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को बड़ी चुनौती बताते हुए भारत ने मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म को वैश्विक नीति का आधार बनाने की अपील की गई। तो वहीं आपको बता दें, पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या से भारत को कितना हुआ फायदा, क्या इससे आतंकवाद में बढ़ोतरी कम होगी? बता दें, पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़े हमजा बुरहान की पीओके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये जानकारी हमने कल शाम के वीडियो में आपको बताया था दोस्तों। उसकी हत्या अज्ञात हमलावरों ने की, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पिछले 3-4 साल में हमजा बुरहान के जैसे दर्जनों शीर्ष आतंकवादी ऐसे ही अज्ञात हमलावरों की गोलियों के शिकार बन चुके हैं। अब यूं समझ लीजिए कि ये अज्ञात हमलावर भारत का काम आसान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भारत का बदला यही ले रहे हो। जी हां दोस्तों, हमजा बुरहान ने पुलवामा आतंकी हमले के दौरान ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW के रूप में भी काम किया था। बाद में वो पाकिस्तान भाग गया और वहां शीर्ष आतंकवादियों के संपर्क में रहने लगा। ऐसे में आपको बता दें कि हमजा बुरहान का मारा जाना भारत के लिए कितनी बड़ी सफलता होगी। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में लिखकर बताइएगा कि OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर क्या होते हैं। देखते हैं दोस्तों कौन बिल्कुल सही जवाब देता है। OGW किसे कहते हैं? ऐसे में आपको बता दें, माना यह जा रहा है कि हमजा बुरहान की हत्या पीओके में अल बद्र आतंकी संगठन में जारी आंतरिक संघर्ष के कारण हुई है। यह संघर्ष आतंकी संगठन के भीतर पैसों की बंदर बांट से जुड़ा है, जिसे अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी से कमाया गया है। माना यह जा रहा है कि हमजा बुरहान की हत्या से अल बद्र की युवाओं की भर्ती करने, आतंकवाद को मुहिमा मंडित करने और जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी प्रचार फैलाने की क्षमता सीधे तौर पर कमजोर हो जाएगी दोस्तों। और ये बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है कि भारत में आतंकवादियों को भेजने से पहले इन आतंकी संगठनों को सोचना पड़ेगा, या वो भारत के युवाओं को, खास करके जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगला नहीं पाएंगे दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी इस पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान के मौत से खुश हैं और मानते हैं कि ऐसे ही भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी मारे जाने चाहिए, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को जरूर दबाइएगा और कमेंट में इनकी मौत जरूरी है लिख दीजिएगा। वहीं आपको बता दें, दिल्ली दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का सबसे बड़ा बयान, कहा भारत एक बेहतरीन सहयोगी और बेहतरीन साझेदार। जी हां, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वे भारत की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनका यह दौरा व्यापार, रक्षा, क्वाड गठबंधन और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी केंद्रित होगा। ऐसे में अपने दौरे से पहले मार्को रूबियो ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भारत को अमेरिका का एक बेहतरीन सहयोगी और साझेदार बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के साथ काम करने के लिए बहुत कुछ है। मार्को रूबियो ने कहा कि हम भारत को उतनी ऊर्जा बेचना चाहते हैं जितनी वो खरीद सकता है। जाहिर है, जैसा कि आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि हम अमेरिका के प्रोडक्शन और अमेरिका के एक्सपोर्ट के मामले में ऐतिहासिक स्तर पर हैं। हम इससे भी ज्यादा करना चाहते हैं। हम पहले से ही उनके साथ और ज्यादा करने के लिए बातचीत कर रहे थे। हम भारत के पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बनना चाहते हैं। हमें यह भी लगता है कि वेनेजुएला के तेल के साथ भी अवसर है। असल में मेरी जानकारी के मुताबिक वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति भी अगले हफ्ते भारत की यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में अवसर मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के साथ काम करने के लिए बहुत कुछ है। वे हमारे एक बेहतरीन सहयोगी और बेहतरीन पार्टनर हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं और हमें काम करने में मजा भी आता है। ये एक अहम यात्रा होगी। मुझे खुशी है कि हम ये कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास बातचीत करने के लिए बहुत कुछ होगा। वही नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में आटे का सबसे बड़ा संकट, 40% आटों की मिलें हुई बंद। पंजाब सरकार पर फूटा गुस्सा दोस्तों। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आटा संकट तेजी से गहराता जा रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद क्षेत्र में करीब 40% फ्लोर मिलें भारी आर्थिक नुकसान के कारण बंद हो चुकी हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द सुधार नहीं किए तो हालात और खराब हो सकते हैं। पाकिस्तानी अखबार डावन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोर मिल मालिकों ने पंजाब सरकार की नीतियों को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व उपाध्यक्ष
पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी अफजल महमूद एडवोकेट ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को संबोधित एक अपील में कहा कि सरकार की गलत और असंगत नीतियों पूरे उद्योग को तबाही की ओर धकेल रही हैं। ये बयान व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फ्लोर मिल मालिकों में व्यापक रूप से साझा किया गया। मिल मालिकों का आरोप है कि दक्षिणी पंजाब के गेहूं उत्पादक जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद क्षेत्र की मिलों को निजी सप्लायरों के से महंगे दामों पर गेहूं खरीदना पड़ रहा है। वहीं बता दें बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इन घुसपैठियों को पकड़ने के बाद कोर्ट मत लेकर जाओ, बल्कि इनके साथ ऐसा करो। आखिर कैसा करो बता दें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि राज्य में पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालतों में न लेकर जाएं, बल्कि सीधे सीधे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दिया जाए। ऐसा राज्य में एक दिन पहले लागू नियम के तहत किया जाएगा। शुभेंदु ने हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इस संबंध में पुलिस आयुक्त और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कल से नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत घुसपैठियों को अदालतों में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री ने एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की घोषणा की जिसके तहत राज्य पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए घुसपैठियों को निर्वासन के लिए सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया जाएगा। अधिकारी की इस सख्ती से साफ हो गया है कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं। दोस्तों वहीं बांग्लादेश से एक जानकारी सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में खसरे का कहर जारी। मरने वालों की संख्या 488 पहुंच गई। दोस्तों वैक्सीन की कमी बनी सबसे बड़ा कारण। बांग्लादेश में खसरे यानी मीजल्स का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटों में खसरे जैसे लक्षणों के कारण 7 और बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद 15 मार्च से अब तक मरने वालों बच्चों की संख्या बढ़कर 488 हो गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी डीजीएचएस ने बताया कि हालिया मौतों में 4 बच्चों की मौत को खसरे से संदिग्ध माना गया है, जबकि 3 मामलों की प्रयोगशाला जांच में पुष्टि हुई है। ताजा मौतों में सबसे अधिक मामले चिटगांव से सामने आए हैं। तो वहीं आपको बता दें हॉर्मुज जलडमरूमद में ईरान की सख्त नाकेबंदी। फिर सुरक्षित कैसे निकल रहे हैं भारतीय जहाज, क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी बता दें। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमद की सख्त नाकाबंदी कर रखी है। इसके बावजूद अब तक भारतीय झंडे वाले 13 और जहाज देश के अलग अलग बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के झंडे वाले जहाज हॉर्मुज जलडमरूमद से सुरक्षित रूप से गुजर सके। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय झंडे वाले जहाज ईरान की लागू की गई मंजूर प्रक्रिया के बाद ही हॉर्मुज जलडमरूमद को पार कर रहे हैं। जहाज तभी आगे बढ़ते हैं जब भारत ईरानी अधिकारियों और भारतीय नौसेना के बीच तालमेल बन जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों से संपर्क साधने के लिए भारत तेहरान स्थित अपने दूतावास का इस्तेमाल करता है। इनमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी और ईरानी नौसेना शामिल हैं। ईरानी अधिकारी उन जहाजों की जांच पड़ताल करते हैं जिन्हें भारत खाड़ी क्षेत्र से बाहर निकालना चाहता है। एक बार मंजूरी मिल जाने पर जहाज के कप्तानों को पालन करने के लिए एक मार्ग रूट दिया जाता है और वे ईरानी नौसेना के मार्गदर्शन में उस क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि दोस्तों जहाजों को भारतीय जहाजों को खास करके खास निर्देश दिया जाता है कि वे अपने लोकेशन ट्रांसपोंडर बंद रखें और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ना करें। ईरान से अनुमति मिलने के बाद ही भारतीय नौसेना खाड़ी क्षेत्र में मौजूद भारतीय झंडे वाले जहाजों के कप्तानों से सीधे संपर्क करती हैं और उन्हें मार्ग बिंदु यानी वे पॉइंट्स उपलब्ध कराती हैं। भारतीय शिपिंग उद्योग के एक सूत्र ने बताया कि भारतीय नौसेना ने उन्हें निर्देश दिया है कि यदि ईरानी अधिकारी उनको रोकने का प्रयास करे तो वे वहीं के वहीं रुक जाएं और यदि आगे बढ़ने का निर्देश दे तो वे आगे बढ़ जाएं। शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कप्तानों को सख्ती से यह हिदायत दी गई है कि वे दिए गए मार्ग का ही पालन करें। उधर आपको बता दें मंत्रियों के साथ 4 घंटे तक चली पीएम मोदी की महाबैठक। मिडल ईस्ट संकट समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा। दोस्तों बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में गुरुवार शाम को मंत्री परिषद की एक बेहद अहम और बड़ी बैठक हुई। करीब 4.5 घंटे तक चली इस महाबैठक में सरकार के कामकाज का मिड टर्म रिव्यू किया गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने से ठीक पहले हुई इस बैठक में केंद्र सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हुए। इस साल
साल की इस पहली पूरी कैबिनेट बैठक में देश की तरक्की, मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और उसके भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर पर भी गंभीर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि इस संकट का असर देश के नागरिकों पर कम से कम पड़े, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाए। बैठक में खास तौर पर एनर्जी, खेती, खाद, एविएशन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अगुवाई में मंत्रियों का एक समूह इस संकट पर लगातार नजर रख रहा है। हालांकि दक्षिण कोरिया दौरे पर होने के कारण वे इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी जिनेवा में होने के चलते बैठक में मौजूद नहीं हो पाए थे। बैठक के आखिर में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की हालिया 5 देशों की यात्रा और उससे हासिल हुई कूटनीतिक कामयाबियों की जानकारी भी मंत्रियों से साझा की। वहीं इसके साथ ही उन्होंने बैठक में मंत्रियों को साफ संदेश दिया मोदी जी ने कि वे साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्री बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें। पीएम मोदी ने ईज ऑफ लिविंग यानी आम लोगों के जीवन को और आसान बनाने वाले सुधारों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बैठक में बड़ी सरकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की रफ्तार की समीक्षा की गई और मंत्रालयों के बीच आपसी तालमेल को बेहतर करने के भी निर्देश दिए गए। तो ये था दोस्तों उनके पूरे मीटिंग का सार। तो वहीं आपको बता दें भारत का अंडर वाटर न्यूक्लियर शील्ड हुआ मजबूत। INS अरिसुदन का एडवांस सी ट्रायल हुआ लॉन्च। दोस्तों भारत ने अपने स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अरिहंत क्लास की चौथी और अंतिम परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 स्टार के एडवांस सी ट्रायल को लॉन्च कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस परमाणु पनडुब्बी को औपचारिक रूप से INS अरिसुदान नाम दिया जाएगा। ये पनडुब्बी फिलहाल समुद्री परीक्षणों यानी सी ट्रायल से गुजर रही है और इसे साल 2027 तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अरिसुदन का अर्थ होता है दुश्मनों का संहार करने वाला। ये नामकरण परंपरा पहले की पनडुब्बियों INS अरिहंत, INS अरिघाट और INS अरिधमन की तरह ही रखी गई है। उधर आपको बता दें कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी। जी हां दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को बीजेपी नेता ने बताया पाकिस्तानी जनता पार्टी। कहा पड़ोसी मुल्क से इसके 49% फॉलोवर हैं। पिछले सप्ताह अस्तित्व में आई और सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोवर के साथ खबरों में छा गई कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP को बीजेपी ने पाकिस्तान जनता पार्टी करार दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजिंदर बग्गा ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी असल में पाकिस्तान जनता पार्टी है क्योंकि इंस्टाग्राम पर इसके ज्यादातर फॉलोवर पाकिस्तान से हैं। तेजिंदर बग्गा ने एक्स पर एक ग्राफिक शेयर किया है जिसमें दिखाया गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स में 49% पाकिस्तान से हैं। हालांकि तेजिंदर बग्गा ने यह डेटा कहां से लिया है इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन ग्राफिक के मुताबिक पाकिस्तान के बाद अमेरिका में रहने वाले लोग कॉकरोच जनता पार्टी के दूसरे बड़े फॉलोवर्स हैं। अमेरिका और बांग्लादेश के 14% फॉलोवर्स है, जबकि भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब के क्रमशः 9 और 3% फॉलोवर्स क्रमशः हैं। तेजिंदर बग्गा का दोस्तों आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे और उनके ये आंकड़े आप देख पा रहे होंगे। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पर गुरुवार को रोक लगा दी गई। हालांकि इस पर रोक के कुछ ही देर बाद कॉकरोच इज बैक नाम से एक और हैंडल बना लिया गया। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि इस बात की उम्मीद पहले से थी क्योंकि कल से हमारे अकाउंट को हैक करने का प्रयास चल रहा था, लेकिन सरकार का दाव उल्टा पड़ गया। कॉकरोच इज बैक एक्स हैंडल शुरू होने के करीब 1 घंटे से कुछ देर बाद इसके फॉलोवर की संख्या 16,800 हो गई थी। दीपके के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स पर 2,01,000 फॉलोवर थे। ये पार्टी भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की इस टिप्पणी के बाद अस्तित्व में आई जिसमें उन्होंने वरिष्ठता की मांग कर रहे एक वकील से नाराजगी जताते हुए परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधान न्यायाधीश ने बाद में स्पष्टीकरण दिया था कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है और उनके बयान विशेष रूप से उन लोगों पर केंद्रित थे जो फर्जी डिग्रियों के माध्यम से वकालत के पेशे में प्रवेश करते हैं। अब ऐसे में दोस्तों CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी पर आपकी क्या है राय? दोस्तों हम आपकी राय जानना चाहते हैं। जिस प्रकार से भाजपा इसको पाकिस्तान जनता पार्टी कह रही है और आंकड़े दिखाकर यह साबित करना चाहती है कि 49% फॉलोवर पाकिस्तानी हैं। ऐसे में दोस्तों ये आंकड़े कहां से लिए गए हैं उसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर भाजपा जो कह रही है वो सच है तो आप फिर यूं समझ लीजिए कि ये कॉकरोच जनता पार्टी एक छलावा पार्टी है जो कहीं ना कहीं भारत की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाह रही है, बीजेपी को डाउनग्रेड करना चाह रही है। साथ में लेफ्टिस्ट पार्टी जितने हैं वो सारे मिलकर भाजपा को गिराना चाह रहे हैं। दोस्तों ये हम बीजेपी
बीजेपी के द्वारा जारी किए किसी डेमोग्राफिक आंकड़े के मुताबिक कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा नहीं है और इनके फॉलोअर जेन्युइन हैं, भारतीय ही हैं सारे, कुछ परसेंटेज को छोड़कर, तो आप कह सकते हैं कि ये वाकई में फ्रस्ट्रेशन है युवाओं का। इसीलिए हम आपकी राय जानना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग क्या मानते हैं, क्या समझते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो ऑनर हैं वो वीडियो डालकर कहते हैं कि हमें बीजेपी के फॉलोवर गिराने हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, ये युवाओं के साथ रहने की बात कर रहे हैं और बीजेपी को डाउनग्रेड करने की बात कर रहे हैं। इससे आप क्या एजेंडा समझ पा रहे होंगे। वहीं डीजल को लेकर सरकार ने दी बहुत बढ़िया और अच्छी खबर, कहा पेट्रोल पंपों की भीड़ की अब कोई आवश्यकता नहीं। जी हां, देश के कई हिस्सों से पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ और डीजल की किल्लत की खबरें आ रही थी। अफवाहों के बीच लोग घबराकर जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने लगे, जिससे डीजल की मांग अचानक बढ़ गई। अब इस पूरे मामले पर सरकार ने सामने आकर स्थिति साफ कर दी है। सरकार का कहना है कि देश में ईंधन का भरपूर स्टॉक है और चिंता की कोई बात नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देश में डीजल के उत्पादन और खपत के आंकड़े जारी कर दिए। उन्होंने बताया कि पिछले महीने यानी अप्रैल में भारत ने कुल 10 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी डीजल का उत्पादन किया। इसके मुकाबले पूरे देश में सिर्फ 8 मिलियन मीट्रिक टन डीजल की ही खपत हुई है। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में आवश्यकता से 2 एमएमटी ज्यादा डीजल तैयार हुआ है। इसीलिए किल्लत का सवाल ही नहीं उठता और इसीलिए लोगों को घबराहट में ज्यादा खरीदारी नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।